हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे रोज़ हम लोग एक नए आर्टिकल को डिस्कस करते हैं जो आपके प्रीलिम्स से रिलेटेड होता है, प्रीलिम्स के एग्ज़ाम से रिलेटेड होता है, चाहे वो आपका स्टेट पीएससी हो चाहे यूपीएससी हो। तो जल्द से जल्द जुड़िए और जल्द से जल्द अपने जो ग्रुप है उसमें शेयर कीजिए, ताकि हम लोग इस आर्टिकल को मुख्य रूप से जो हमारे प्रीलियम ओरिएंटेड होने वाला है उससे जुड़ें। हालांकि मेंस में भी इसका एक पॉइंट जो है लिखा जा सकता है, ठीक है, विश्लेषणात्मक रूप से अगर देखा जाए तो जो आज का आर्टिकल्स है वह है कि इसरो की एक जो मुख्य रूप से देखा जाए, इसरो जो है प्रोपेंट मिक्स जो है वह मिक्सर जो है वो विकसित किया है, यानी वर्टिकल प्रोपेलेंट मिक्सर एक विकसित किया है। अब यह है क्या वास्तव में अगर देखा जाए जो इसरो है, जैसे जो व्हीकल्स जाते हैं, जो इसरो के पास व्हीकल्स हैं जिसके द्वारा वो सैटेलाइट को लॉन्च करता है, ठीक है, चाहे वो भूगर्भिक सैटेलाइट हो और चाहे वो से ध्रुवीय हो, ठीक है। तो उसमें अगर देखेंगे, अगर आप लोग पीएसएलवी हो गया, जीएसएलवी हो गया, तो इस तरह तो उस जाता कैसे है, उसमें प्रणोदक भरे जाते हैं, यानी ईंधन जो उसका होता है, फ्यूल जो उसका होता है, तो जो प्रणोदक होता है वही मुख्य रूप से वर्टिकल प्रोपेलेंट मिक्सर जो है उसका विकास किया गया है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें कि यह जो इसरो है यह कहाँ का स्पेस एजेंसी है, तो इसरो जो है यह स्पेस एजेंसी किसका है, इंडिया का है, ठीक है। पहला चीज़ तो ये याद रखेंगे, यानी इंडिया स्पेस रिसर्च मुख्य रूप से ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, यानी भारत का अंतरिक्ष जो है स्पेस देखा जाए तो यह ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम इसरो है। नासा किसका है, तो वो अमेरिका का है, आपको पता भी है। तो इसरो की स्थापना कब होती है 15 अगस्त 1969 को, 1969 को, ठीक है। अब जल्द से जल्द आप लोग बताइए कि 1969 में प्रधानमंत्री उस समय कौन थे, यानी 15 अगस्त 1969 को तो इसरो की स्थापना हो जाती है, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे बताइए। उस समय एक घटना भी हुई थी, आपको पता भी होगा, ताशकंद में घटना भी हुई थी, ठीक है, ठीक। तो इसरो की स्थापना कब होती है, 15 अगस्त 1969। और अभी जो है कुछ दिन पहले यानी 31 दिसंबर के आसपास आप लोग देखे होंगे, न्यूज था कि अपना 100वां जो मिशन है इसरो अभी जो है पूरा किया है हाल ही में। तो ये उपलब्धि है इसरो की। हालांकि इसमें गवर्नमेंट अब पीपीपी, यानी पीपीपी का मतलब हो गया कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का भी मुख्य रूप से इसमें बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है, ताकि इन्वेस्टमेंट जो है वो प्राइवेट सेक्टर से भी आए। प्राइवेट सेक्टर से जब इसमें इन्वेस्टमेंट आएगा तो साथ साथ जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनमें तो उनके कार्य में तो तेज़ी आएगी ही आएगी, साथ साथ इसके मैन्युफैक्चरिंग जो होगा उसमें तेज़ी आएगी, उसके साथ रोजगार बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था का जो राजकोषीय घाटा है उस पर भी कहीं ना कहीं वह मुख्य रूप से कमी आएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि जो गवर्नमेंट राजकोष से जो मुख्य रूप से R&D के लिए देती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जो देती है पैसा, वो प्राइवेट एंटिटीज लगाएंगे तो मुख्य रूप से क्या होगा, उसमें गवर्नमेंट का जो है जो पैसा ज़्यादा जाता था वो कहीं ना कहीं कम होगा। हालांकि इसमें जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वह इसमें इन्वॉल्व जल्दी से नहीं इसलिए होना चाहते हैं, उसका कारण है कि कोई भी प्राइवेट प्लेयर्स होता है उसको लाभ चाहिए होता है। हालांकि लाभ इसमें भी है, लेकिन वह जो लाभ की जो आकांक्षा रखता है वह तुरंत लाभ का आकांक्षा रखता है। अब इसमें जो है लाभ वह जब सक्सेस हो जाता है पॉइंट 2 उसके बाद होता है। जैसे चंद्रयान मिशन जो 2 की अगर बात किया जाए तो उसमें अगर एक बार फेल्योर हो जाता है तो फिर प्राइवेट एंटिटीज उधर जाने से थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, ठीक है। तो ये इसके लिए बहुत सारे गवर्नमेंट जो है बहुत सारी स्कीम को भी लाई है, जिसके तहत जो पीपीपी मॉडल यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है उसको बढ़ाया जाए। एफडीआई में भी कुछ छूट दिया गया है, जो आपको पता भी होगा। एफडीआई जो है 2 तरह का होता है, एक ऑटोमेटिक मोड पे होता है और एक गवर्नमेंट के अप्रूवल लेनी होती है, ठीक है। तो इस बार बजट में भी ऐसा चर्चा किया गया था। तो कहीं ना कहीं R&D जैसे डेवलप्ड होगा, जैसे प्राइवेट एंटिटीज आएंगी इसमें कार्य के, जैसे इसरो का पूरा कार्यभार है कि हाँ ये सैटेलाइट भी बनाना है, इसके प्रणोदक भी बनाना है, उसके साथ साथ रॉकेट भी बनाना है, फिर लॉन्चिंग भी करना है, फिर उसको मॉनिटरिंग भी करना है। अगर इसी कार्य को अगर 5 लोगों के द्वारा बांट लिया जाता है, 5 लोगों को बांटने का मतलब कि रेगुलेटरी अथॉरिटी तो गवर्नमेंट के पास ही रहे, लेकिन जो निजी कंपनियां हैं, जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं या मुख्य रूप से उनको अगर उनका इन्वॉल्व हो जाता है, अगर वो इन्वॉल्व हो जाता है मुख्य रूप से, तो अलग अलग 5 पार्ट है, 5 लोग बनाना शुरू कर दिए तो एक तो कार्य में तेजी आएगी, कार्य क्षमता बढ़ेगी। और कार्य क्षमता बढ़ने के साथ साथ अगर देखा जाए जो सैटेलाइट जो लॉन्चिंग करने का टाइम फ्रेम है वो भी जो है धीरे धीरे कम होगा।
ठीक है। और जो एक की ओर जो भार रहता है वो भार में भी कमी आएगी। जैसे आप फेडरल सिस्टम से भी देख सकते हैं, आपने वहाँ जो डेमोक्रेसी में फेडरल सिस्टम है उसमें भी आप देख सकते हैं पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की जो बात की जाती है, उसका मतलब ये नहीं है कि पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कि जो राज्य है वो संघ से अलग हो जाएंगे, नहीं, वो संघ के हिस्सा बने रहेंगे, यानी संघ से अलग तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन पावर जो है वो बांट दिया गया है कि आप ये काम कीजिए, आप ये काम कीजिए। क्यों? ताकि उसमें विकास जल्दी से हो सके, जल्दी से विकास होने के लिए, सभी क्षेत्रों में विकास के लिए, ताकि सभी लोगों का रोल रहेगा तो आसानी से विकासात्मक यानी विकास की ओर बढ़ने में जो है वो आसानी रहेगी। ठीक है, ठीक वैसे ही यहाँ पर भी प्रयोग किया जा रहा है धीरे धीरे। तो पहले हम लोग देखते हैं कि इसरो के पास वर्तमान में कौन कौन सा जो है लॉन्च व्हीकल है। उससे पहले यह जो न्यूज बना हुआ था जो इसरो का मुख्य रूप से जो वर्टिकल, जिसका नाम क्या था, वर्टिकल प्लेनेटरी मिक्सर है, ठीक है। और इस तरह से इसमें देखा जाए तो इस अभिनव उपकरणों को बेंगलुरु में केंद्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान CMTI के सहयोग से डिजाइन किया गया और निर्मित किया गया था। और इसका विकास ठोस रॉकेट मोटर्स के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किया गया है, ठीक है। तो ये बनाया गया है, ये जो प्रणोदक उसमें जाता है, ठीक। अब हम लोग थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं कि इसरो जो है कैसे, माने इसरो के पास कौन कौन से व्हीकल्स हैं, ठीक है, उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे। तो अगर देखेंगे आप लोग तो इसरो के पास जो व्हीकल्स हैं 1979-80 के आसपास SLV था, ठीक है, स्मॉल लॉन्चर व्हीकल था। फिर 1992 में एक नया व्हीकल आया इसरो के पास, ASLV आया। उसके बाद से 1994 में पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल आया जो PSLV जिसको कहा जाता है। फिर 2001 में GSLV आया। फिर उसके बाद से GSLV MK3 अभी जो है नया वर्जन है। तो ये यह जो है व्हीकल्स हैं, व्हीकल्स आप समझ रहे होंगे, यानी जिसके द्वारा किसी सैटेलाइट को, जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी से एक सैटेलाइट, ये सैटेलाइट है, इस आप देख पा रहे होंगे ये सैटेलाइट है, इस सैटेलाइट में ये क्या है, ये व्हीकल है। अब व्हीकल में सैटेलाइट वगैरह सब चीज़ रखा गया, अब ये लेके जा रहा है, अब लेके जा रहा है तो फिर इस अलग होता है पार्ट और अंत में क्या होता है, सैटेलाइट चला जाता है, ठीक है। तो उस पार्ट में जो लेके इसको जाता है, सैटेलाइट को अंतरिक्ष में जो लेके जाता है, उस तरह के जो वाहन है वह कितने प्रकार के हैं तो आप देख पा रहे होंगे 1 2 3 4 5। तो इसरो के पास कितने हैं प्रकार के वाहन, तो 5 प्रकार के वाहन हैं। वो कौन कौन से हैं आप अक्सर न्यूज में सुनते भी होंगे इसको, जो PSLV C30 से ऐसे लॉन्च किया गया है। तो एक है SLV, जो सबसे पहले यानी सबसे पुराना सर्वप्रथम जो इसरो के पास था 1979 के आसपास, वो क्या था, PSLV था। अब इसका थोड़ा सा हाइट की अगर बात की जाए तो इसकी हाइट मात्र 22 मीटर थी, वेट मात्र 17 जो है लिफ्ट टन लेके जा सकता था। पेलोड का जो इसका वजन था वो 40 किलोग्राम था। उसके बाद से 1992 में थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ, तो उसमें डेवलपमेंट हुआ तो इसमें जो है वेट था 39 टन का, पेलोड का जो मुख्य रूप से वजन था 150 किलोग्राम का। फिर एक 1994 में आया PSLV, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये PSLV में देखा जाए तो कितना है, 1400 किलोग्राम इसका पेलोड का वजन है, ठीक। वैसे GSLV जो 2001 में विकसित हुआ अप्रैल में, उसके पेलोड का वजन जो है वो 2000 किलोग्राम है, ठीक। वैसे ही अभी जो 2010 में किया गया था कुछ, वो GSLV MK3, उसका वजन अगर देखा जाए पेलोड का वजन उसका 4000 किलोग्राम है। तो सबसे ज़्यादा पेलोड का वजन किसका है, GSLV MK3 का, और सबसे कम अगर पूछा जाए तो SLV का है। तो ये बढ़ते क्रम में आपको दर्शाया गया है। तो SLV, ASLV, PSLV, GSLV और GSLV MK3 जो है, ठीक है। यही चीज़ मैं यहाँ पर भी दर्शाया हूँ आपको, आप देख सकते हैं यहाँ पे मुख्य रूप से, अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं यह SLV, ASLV, PSLV, GSLV और GSLV MK3 है, ठीक। अब अगर हाइट की बात अगर आपसे पूछता है कि किसकी हाइट सबसे ज़्यादा है, तो हाइट में आप देखेंगे जो SLV है उसका 22.7 मीटर है, इसका जो है 23 यानी ASLV का 23.5 मीटर है। फिर PSLV जो है उसका है 44 मीटर के आसपास, और जो GSLV MK2 था उसका था 49 मीटर, और MK3 जो है उसका है 43 मीटर। तो सबसे ज़्यादा जो था मतलब जो हाइट अगर कहा जाए तो वह था GSLV MK2 का, ठीक है, GSLV MK2 का। तो अभी तक कितना मुख्य रूप से देखा जाए तो इसरो के पास 1 2 3 4 5 सैटेलाइट व्हीकल है जिसके द्वारा जो है किसी सैटेलाइट को लॉन्च करता है। तो ये क्या है, पांचों के पांचों क्या है, रॉकेट है, ठीक है। अब देखेंगे कि यह पृथ्वी से अगर कोई सैटेलाइट जाता है, अंतरिक्ष में भेजा जाता है, तो वो जाता कैसे है। तो ये तो हो गया ये रॉकेट,
रॉकेट में सैटेलाइट रखा हुआ है, अब ये जा रहा है तो पृथ्वी के पहले ये नहीं कि डायरेक्ट चला जाएगा, इस पृथ्वी के चारों ओर ऐसे घूर्णन करेगा, ऐसे घूर्णन करेगा, ऐसे घूर्णन करते करते अपना जो आर्बिट है, पृथ्वी का आर्बिट है, जब उसको छोड़ेगा, अब आपको पता भी है कि 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड से अधिक वेग होगा तभी उसी को क्या कहा जाएगा, प्लायन वेग कहा जाएगा। यानी प्लायन वेग जो होता है उसका मान कितना होता है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ये आपसे पूछा भी जा सकता है एग्जाम से, मैंने वह एक प्लायन वेग होता क्या है, कहते किसे हैं, मतलब यह ऐसा न्यूनतम आप कह सकते हैं एक प्रकार का वेग है जिस वेग से अगर कोई पिंड गति करता है तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगता है, उस पर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य नहीं करता है, उस तरह के वेग को कहा जाता है प्लायन वेग। ठीक है, तो प्लायन वेग क्या होता है, ऐसा वेग होता है जिस पर गुरुत्वाकर्षण फोर्स जो होता है, बल जो होता है, कार्य नहीं करता है। उसका मान कितना होता है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। तो इससे ज़्यादा अगर कोई गति कर रहा है तो इसका, कोई पिंड गति कर रहा है, कोई रॉकेट गति कर रहा है तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, अब ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगा तो देखिए यहाँ से ये लॉन्च हुआ है, ऐसे ही यहाँ पर भी घुमा होगा। अब जब ऑर्बिट छोड़ा होगा तो सीधे ये कहाँ गया हो, तो अर्ली देखिए ऑपरेशन हुआ है, फिर क्रॉस हुआ है, फिर अब यहाँ से अब सेटेलाइट, मतलब ये यहाँ पे जाते जाते धीरे धीरे एक एक आप देखे होंगे चंद्रयान 3 जो लॉन्च हो रहा था, जब ये चलता जाएगा तो रॉकेट पूरा क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और डिस्ट्रॉय होने का मतलब हट जाएगा। उसके बाद से केवल सेटेलाइट इसमें से निकलेगा, और ये सेटेलाइट जब दूसरे जैसे मंगल ग्रह पे गया है, तो मंगल ग्रह पे गया है तब इसके ऑर्बिट में जाने, ये नहीं कि डायरेक्ट यहाँ से जाके यहाँ उतर जाएगा, ऐसा नहीं, यह भी इसके ऑर्बिट में जाएगा, इसके ऑर्बिट में घूमेगा, घूमते 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 फिर इसके नज़दीक आके तब यहाँ पे इसकी क्या होगी, लैंडिंग होगी। और लैंडिंग भी दो तरह की होती है, सॉफ्ट लैंडिंग, एक हार्ड लैंडिंग। तो जो सॉफ्ट लैंडिंग होती है वह यानी अच्छे तरह से जब उसमें उतर जाता है, उस ग्रह पे उतर जाता है तो सॉफ्ट लैंडिंग कहलाती है। हार्ड लैंडिंग का मतलब जैसे आप देखेंगे थे कि चंद्रयान 2 में क्या हुआ था, क्रैश हो गया था, रोवर जो है सही से मतलब सीधा नहीं वहाँ पे उतरा था, तो वो हार्ड लैंडिंग वो कहलाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कुछ जानकारियाँ थी, यह मुख्य रूप से आप ये याद रखिएगा, इसका जो व्हीकल्स थे कौन कौन कब कब बने हुए थे, कब का है, कब कब लॉन्च किया है अपना व्हीकल इसरो, ये याद रखिएगा। ठीक है, वो कौन कौन से है, SLV है, ASLV है, PSLV है, GSLV है, GSLV MK3 है। ठीक ना, तो इसको याद रखेंगे। चलिए आगे अगले क्रम में ठोस प्रणोदक जो हम लोग पढ़ रहे थे उसका महत्व क्या है, क्यों ये चर्चा में बना हुआ है। तो अंतरिक्ष परिवहन प्रणालियों के लिए एक प्रणोदक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ठोस रॉकेट मोटर्स को क्या करेगा, संवेदनशील और खतरनाक अवयवों के सटीक मिश्रण की आवश्यकता होती है, और नया वर्टिकल मिक्सचर इस प्रक्रिया की दक्षता और सुरक्षा में क्या करेगा, सुधार करेगा, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस ही इसको दिया जा रहा है। आगे अगर चले तो इसमें ऊर्ध्वाधर मिक्सचर का वजन 150 टन है, लंबाई 5.4 मीटर है और चौड़ाई 3.3 मीटर और ऊंचाई इसकी 8.7 मीटर है। तो ये इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। इसमें हाइड्रोस्टैटिक्स रूप से संचालित क्या है, एजिटेटर है। ठीक, ये लगे हुए हैं। सिस्टम को स्केडा स्टेशनों के साथ एकीकृत PLC आधारित नियंत्रण आधारी के माध्यम से, ये भी आपके लिए प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, जो था मैंने बता दिया। यह उन्नत तकनीक मिश्रण प्रक्रिया में सटीकता सुनिश्चित करती है और ठोस प्रोडक्ट उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, सबसे महत्वपूर्ण रूप से कार्य करती है। इसलिए अब इसका सहयोग और विकास क्या है, तो SDSC और CMTI इसके बीच एक सहयोगात्मक प्रयास था, जिसके कारण इसका मुख्य रूप से इसको बनाया गया है। और विकास में देखा जाए तो शिक्षाविद और उद्योग विशेषज्ञों के साथ भागीदारी इसमें शामिल थी। मैंने पहले बताया PPP मॉडल गवर्नमेंट का झुकाव उधर जा रहा है, और क्यों जा रहा है उसका कारण भी मैंने बताया है पहले। तो टीम वर्क अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को क्या करता है, दर्शाता है इस तरह से। अब ये देखा जाए जो वर्टिकल मिक्सचर है, यह वर्टिकल मिक्सचर की शुरुआत से सॉलिड रॉकेट मोटर्स के उत्पादन में क्रांति आने की उम्मीद है। अब इससे क्या होगी, उत्पादकता और थ्रूपुट में वृद्धि होगी, और इसके साथ साथ प्रगति महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों पर आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए भारत की व्यापक पहल के अनुरूप है, और बढ़ोतरी देखने को आने वाले समय में मिलेगी। इस परियोजना में नवाचार के प्रति इसरो की प्रतिबद्धता स्पष्ट है, जो भारत की आंतरिक क्षमताओं में से एक और भी क्या होगा, आने वाले समय में बहुत बड़ी उपलब्धि देके जाएगा, इसलिए इम्पोर्टेंट था। ठीक, तो जो मेन इम्पॉर्टेंट फैक्ट था वो मैंने बताया। साइंस टेक में क्या उपलब्धि है वो आप लोग थोड़ा सा मेंस के रिगार्डिंग देख लेंगे कि साइंस टेक की तरफ, या पिछले चूँकि 100 देखा जाए 1969 के बाद से अभी तक 100 जो है अचीवमेंट किया हुआ है इसरो के द्वारा। तो यहाँ से मेंस में भी प्रश्न बन सकता है कि जो जर्नी रही है अभी तक की कैसे किस तरह से। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग भी आप प्रिपेयर कर लेंगे। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले अपनी क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।